लगता है दिल्ली में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिकेंगी। इसकी शुरुआत तो अब हो गई है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदेंगे तो आपको 30,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज सबसे छुटकारा मिल जाएगा। पुरानी कार देंगे तो 1 लाख रुपये ऊपर से मिलेगा। पुरानी बाइक देंगे तो 10,000 रुपये तक ऊपर से मिलेगा। लेकिन सिर्फ इंसेंटिव देकर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लुभाया नहीं जा रहा है, बल्कि एक समय के बाद दिल्ली में पेट्रोल डीजल गाड़ियों अगले 1 साल यानी 1 जनवरी से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा। 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि कारों के लिए कोई ऐसी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन कोशिश ये है कि 2027 तक दिल्ली में जो भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हों उनमें से 95%, 95% इलेक्ट्रिक हो। इस तरफ कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो 2 दिन बाद यानी 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की पुरानी ईवी पॉलिसी में जो भी चुनौतियां थीं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जिस इकोसिस्टम की कमी खल रही थी उसे दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है। तो क्या माना जाए कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी बदलाव की गारंटी है या फिर इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहा हमारे साथ विशेष मेहमान द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एमडी अमित भट्ट साहब हैं, जो कि ईवी पॉलिसी पे काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए थे लगातार लंबे समय से। नेशनल हाईवे फॉर ईवी के डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा साहब हैं। जीडीआई के फाउंडर अंकुर बंसल साहब हैं और ओवरड्राइव के एडिटर क्रांतिक संभव जी हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में क्रांति संभव जी आपसे ही करना चाहूँगा। तो इस ईवी पॉलिसी के ऐलान होने के बाद बहुत सारी इंसेंटिव दिया जा रहा है, बाइक खरीदना हो, कार खरीदना हो, तो क्या माना जाए अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी के पीछे चला जाए, अब जो भी खरीदना है इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें दिल्ली वाले? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। यहाँ पे जो बदलाव या जो ऐलान हुए हैं उससे ज़ाहिर-सी बात है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या ओवरऑल इलेक्ट्रिफिकेशन में एक बहुत ही सकारात्मक इसमें पुश मिलेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में अगर हम देखें तो पावर ट्रेन्स, फ्यूल ऑप्शन, अल्टरनेट एनर्जी, इन सभी को लेकर चर्चाएँ बहुत चल रही हैं। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उन्हें एक ठोस लॉन्ग टर्म विजन के तहत एक गारंटी चाहिए कि अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो वो पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। और इस चक्कर में अगर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आती है तो फिर कस्टमर्स को एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, यहाँ पर इस वाले कदम में वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर इसके ऊपर जिस तरह से सब्सिडी की बात है उससे जरूर कस्टमर्स को और इवन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फायदा होगा। बहुत फ़ायदा होगा। कस्टमर को कैसे फ़ायदा होगा और कस्टमर को क्या कोई चिंता करने की ज़रूरत है कि आगे चल के सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन अमित भट्ट साहब, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी, ईवी पॉलिसी दिल्ली में 2020 से थी, को उस वक्त लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हर चौथी गाड़ी ईवी होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सफल हो नहीं पाया। लेकिन जो सारी चुनौतियां अलग अलग समय में एक्सपर्ट ने जताया, उन सारी चुनौतियों को दूर करने की कोशिश इस नई ईवी पॉलिसी में की गई है। आपको क्या लगता है ईवी इकोसिस्टम के लिए पॉलिसी कितनी कारगर होगी? देखिए, ग्लोबल एग्जांपल अगर आप देखें तो खाली सब्सिडी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांजिशन कोई देश नहीं कर पाया है, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक, हमारे पास सारा पैसा नहीं है कि हम सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर सकें। दूसरी, हमको समझने की वाली बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इससे बहुत सारे और फायदे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन। और आप देख रहे हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी है, मतलब पूरे साल इनकी प्रॉब्लम होती है। तो सवाल ये है कि अगर हमको अपना एयर पोल्यूशन सुधारना है और अगर हमको टेक्नोलॉजिकली लीपफ्रॉग करना है ऑटोमोटिव सेक्टर में, तो हमको ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब सवाल है कि ट्रांजिशन कैसे हो? तो शुरू में आप इंसेंटिव देते हैं तो 2, 4, 5% मे बी सेल्स नंबर आप ले लेंगे। बट अगर आपको 25, 30, 50, 60% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो हमको एक तो इंटरनल कंबस्शन इंजन को फेज आउट करना पड़ेगा, और ये बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरा, हमको ओईएम्स को फोर्स करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक बेचें, बिकॉज अगर आप देखें इलेक्ट्रिक अभी इट इज अ बायर्स प्रॉब्लम, मतलब ये ग्राहक को इलेक्ट्रिक खरीदना है, बट हमको ये शिफ्ट करना है ऑल्सो एन इशू ऑफ ओईएम्स, क्योंकि इसके फायदे सोसाइटी को हैं। तो सोसाइटी के फायदे के लिए अगर हम ओईएम्स को नज करें, उनको पुश करें, उनको इंसेंटिव्स दें, तो आई थिंक तो ट्रांजिशन जल्दी होगा। अदरवाइज तो हम ये 4-5%, 8%, 10% पे अटके रह जाएंगे।
तो ये जो आप कह रहे हैं, जो सिर्फ इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा, इंसेंटिव के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो ईवी को लेकर के एक लोगों को खरीदने के लिए कह सकते हैं कि माहौल बनता हुआ दिखे। अभिजीत सिन्हा साहब, ये नई ईवी पॉलिसी इस चुनौती को दूर करता हुआ दिख रहा है? थैंक यू। आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा लगता है कि आउटले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जितने राज्यों ने ईवी की पॉलिसी बनाई है, दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी बनी है उसमें काफी हद तक सबसे बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है। इसकी पर पर्सन इनफिल जो कवरेज है या जो आउटले को अगर आप व्हीकल के नंबर के साथ कंपेयर करें या जितने लोग दिल्ली में गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से इसकी इंक्लूसिविटी भी अच्छी है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर बाहर से जो गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती हैं, उनसे दिल्ली की आबो हवा का क्या नुकसान पहुंचता है, उसके लिए इस पॉलिसी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या जो 4-5 हाईवे सोनीपत से, फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, ग्रेटर नोएडा से और गुरुग्राम में घुसते हैं, उन हाईवे से ग्रैब फोर या कभी विकट स्थिति हो जाती है फॉग के महीनों में, दीपावली के बाद दिसंबर जनवरी तक रहती है। तो उस वक्त जब हम कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं या सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन कारगर हो पाती? अगर बाहर से आने वाली गाड़ियों की बात, उसकी कवरेज भी इस पॉलिसी में की जाती, तो शायद ये पॉलिसी थोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग और इंक्लूसिव इम्पैक्ट लेकर के आती। जैसा अमित जी ने कहा कि पॉल्यूशन भी बड़ी बात है, सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन, फ्यूल कंजम्पशन अवॉइड करना ही दिल्ली की ईवी पॉलिसी का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप दिल्ली में रह रहे लोगों की जिंदगी, उनके साथ उनकी सांसें जो अटक जाती हैं 4 महीने के लिए, उसके ऊपर भी ध्यान दें। उस हिसाब से पॉलिसी मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा इशू है यहाँ पे, और ये आपने सही कहा। चूँकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके तहत ये उन लोगों ने सर्वे किया तो पाया कि 85% इंफ्रा चार्जर जो है वो दिल्ली में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल ईवी पॉलिसी से पहले ये सर्वे किया गया था। तो ये कैसे काम करें, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जो मूल बातें आपने अभी उठाया कि पोल्यूशन को लेकर के, जब दिसंबर के महीने में इस पर चर्चा काफ़ी हो जाती है कि ऑड इवन करेंगे, एनसीआर की गाड़ियों को रोकेंगे, ज़्यादा पोल्यूशन वाली गाड़ियों को रोकेंगे, तो वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर होता है। जीडीआई के फाउंडर अंकुर बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल साहब, हम लोगों ने अभी पिछले कुछ 2-3 दिन से लगातार ये तस्वीर भी देख रहे हैं यूरोप की जो हालत हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैं यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पर यह कहा गया था वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से 15 से 28% जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इन्हीं से होता है। तो लॉन्ग टर्म में ना देखा जाए, शॉर्ट टर्म में ही देखें तो ये पॉलिसी चरणों में चल करके आपको लगता है कि ये जो वाहनों से पोल्यूशन होता था उसको दूर करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाएगी? नमस्कार लक्ष्मण जी एंड आपके दर्शकों को। तो अगर दिल्ली का हम देखें तो सबसे जो मेन रीजन है पोल्यूशन का, वो व्हीकुलर पोल्यूशन ही है। बाहर से जो पोल्यूशन आता है, एक बार उसको अगर अलग रखें तो लगभग 50% पोल्यूशन दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन का है। और उसके अंदर भी अगर हम देखें तो 2/3 पोल्यूशन जो व्हीकल से होता है वो टू व्हीलर्स की वजह से होता है। और ये पॉलिसी एकदम सही चीज एड्रेस कर रही है, जहाँ पे टू व्हीलर्स के ऊपर इंसेंटिव हैं, उसको फेज आउट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आई थिंक ये पॉलिसी का इंटेंट सही है। और पॉलिसी ने इस बार काफी इसको अलग तरह से देखा है। जो 2020 में पहली पॉलिसी आई थी ईवी, उसके ऊपर से बिल्ड किया है। उसके अंदर कुछ चीजें बड़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था। अब दिल्ली के अंदर लगभग 12-12.5% जो व्हीकल हैं वो ईवी पे रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि हर लगभग 8-9 व्हीकल में से एक व्हीकल जो होता है ईवी का होता है। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, स्क्रैपिंग पॉलिसी पे कुछ नहीं था, इंसेंटिव काफी कम थे। तो जो कि इस पॉलिसी के अंदर बजट बढ़ा के और एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी टारगेट बनाया है कि 30,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट क्रिएट किए जाएंगे, और बाकी स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर इंसेंटिव दिए गए। तो प्रोसेस मतलब सही डायरेक्शन में है। 2-3 बिंदु हैं जो सरकार और देख सकती थी, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये सही स्टेप है। और होपफुली ये जैसे जैसे पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी, और उसके अंदर जो 2-3 इशू रह गए हैं अभी भी, बड़े बड़े इशू, वो भी मतलब आगे जाके उन चीजों को फैक्टर इन किया जाएगा। वो 2-3 इशू क्या आपके हिसाब से?
मेरे को एक चीज लगती है, जब इस तरह की पॉलिसी आती है तो इसके अंदर दो जो जिनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, एक जो ऑटो व्हीकल वाले जो लोग हैं जो ऑलरेडी सीएनजी पे हैं, उनको भी ट्रांजिशन की बात की जाती है। अब वो उनको बड़ा दिक्कत होगी कि उनको जो पैसा मिल रहा है स्क्रैपिंग के अंदर वो इनफ नहीं, तो सरकार वहां पे कुछ सबवेंशन पेमेंट का या सब्सिडाइज इंटरेस्ट का कुछ वो ला सकती है, जिससे उनके लिए जो ट्रांजिशन है वो लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट ना हो। तो वहां पे क्रिएटिव फाइनेंसिंग की जा सकती है, जिससे मतलब उनका इंटरेस्ट रखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब जो ये हम हमेशा बात करते हैं ट्रांजिशन की, उसमें हमारे ऑटो रिक्शा वाले जो भाई हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा वो आता है, इम्पैक्ट आता है कि वो डीजल से पहले सीएनजी पे, सीएनजी के बाद अब इनके आएंगे, तो ट्रांजिशन वो थोड़ा सा उनको हिट करेगा मेरे को लगता है। और जो दिल्ली में या किसी अर्बन सिटी में जो आज वर्कर हैं जो डिलीवरी करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, उनको भी किसी तरह से क्रेडिट के अंदर थोड़ा सा अवेलमेंट देनी चाहिए सरकार को, या बैंक्स के साथ मिलके कुछ प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके। और काफी जगह इस तरह के मतलब सिर्फ व्हीकल में नहीं, काफी जगह गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली ट्राई किया है सबवेंशन इंटरेस्ट वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि लगता है मेरे को करना चाहिए। और थोड़ा सा मेरे को लगता है मिसमैच है एस्पिरेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर आज लगभग 8,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट हैं, जिसके अंदर वो फंक्शनल सब नहीं है, और अगले साल तक गवर्नमेंट का टारगेट है लगभग 7,000 पॉइंट और बनाने का। लेकिन दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 34 से 35,000 पॉइंट्स की है। तो उसके अंदर मेरे को लगता है जो कंज्यूमर होगा उसको थोड़ा एंग्जाइटी होगी, और जो इनिशियल एडॉप्शन होता है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बिकम अ बॉटलनेक इन इटसेल्फ। तो वो थोड़ा सा मिसमैच है सप्लाई और डिमांड का, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग कैन बी फिगर्ड आउट स्लाइटली डिफरेंटली। ये 2-3 चीजें लक्ष्मण जी मेरे को लगता है कि पॉलिसी शायद लेके जाके इसको कंसिडर करेगी, बट अदरवाइज पॉजिटिव। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिसी की आलोचना करना मकसद ये है कि पॉलिसी की जो चुनौतियां हैं उसको बताना, ताकि सही ढंग से उसको लागू किया जा सके। क्रांति जी, मेरा सवाल ये था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हमारे बाकी सभी मेहमानों ने कहा, और मैंने कहा भी कि जो मैं रिपोर्ट भी देख रहा था कि 84% ईवी चार्जिंग तो काम ही नहीं कर रहे थे। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर मैं देखा कि यूके का मॉडल है, वहाँ पर यह है कि सभी रैपिड चार्जरों को 99% अप टाइम रखना होगा, यानी अब 99% तक वहाँ पे बिजली की सप्लाई हो, काम करता हुआ सुनिश्चित करना पड़ेगा। यूके में, यूएस में ये 97% तक रहता है। हमारे यहाँ तो बिजली या तो आती नहीं है, बिजली रहती भी है तो वोल्टेज इतना कम होता है, गाड़ी चार्ज नहीं होती। तो ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि इस नई ईवी पॉलिसी के तहत ये मैं देख रहा था कि टारगेट ये रखा गया है कि 34,000 यहाँ पे 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, और करीब 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। आपको लगता है कि चार्जिंग पॉइंट बनाना और उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाना संभव हो पाएगा अभी के हालात में? जी, सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ चिंता आम कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ, पॉलिसीज की बात छोड़ दें, जो एनवायरनमेंट की बात है वो अगर छोड़ दें, केवल अगर मैं कस्टमर के फोकस से अगर बात करूं, तो एक बहुत बड़ी चिंता उनकी होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो वो ले लेंगे, लेकिन चार्जिंग का क्या होगा। अगर शहर के अंदर की हम बात करें तो जैसे मैं मल्टी स्टोरी में रहता हूं, तो वहां पे मेरे लिए चार्जिंग जरूरी, मेरे कॉलोनी में अगर पुरानी कॉलोनी बनी हुई है तो वहां पर जरूरी नहीं कि वो चार्जिंग पॉइंट हो, और जो चार्जिंग पॉइंट हो भी वो फास्ट हो या ना हो, वो एक चैलेंज रहता है। वहीं अगर शहर से बाहर आप, क्योंकि असली जो मुद्दा है, क्योंकि अगर मुझसे भी अगर जो भी कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, मैं कहता हूं कि अगर आप प्राइमरी तौर पर शहर में ही गाड़ी चला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर, और बशर्ते आपके घर के पास या घर में चार्जिंग की सुविधा हो। क्यों? क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे कम आमतौर पर ड्राइव करते हैं। साल में हम सोचते हैं कि हम 4 बार छुट्टी पे जाएंगे, एक बार भी नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते हैं, लेकिन लोग गाड़ी उसी हिसाब से खरीदना चाहते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा बैरियर है, जब हम हाईवेज के ऊपर जाते हैं, अगर वो हमें रिलायबल तरीके से चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं, गुरेज नहीं है। एक जो मुद्दा है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कहना चाहूंगा सभी स्टेक होल्डर से, कि सभी कस्टमर्स जो ईवी इंथुजियास्ट भी हैं, मुझे भी ईवी चलाने में काफी मजा आता है, ऐसा नहीं कि मैं खरीद लूंगा, लेकिन बहुत सारे जो हमारे जानकार हैं जो ईवी खरीदते हैं और एक बहुत ही रैशनल सेंसिबल डिसीजन के तहत खरीदते हैं,
उनके लिए एक प्रैक्टिकल मुद्दा एक और होता है, अदर देन मेंटेनेंस ऑफ चार्जिंग पॉइंट, इज कि हर स्टेट में आप जाएंगे तो अलग अलग आपको पास चार्जिंग ऑपरेटर्स उनके ऐप में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आमतौर पर यही मैंने देखा है, और बहुत से जो इंथुजियास्ट हैं वो इससे जिसे कहते हैं हतोत्साहित होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो चार्जिंग स्टेशन है उसके मेंटेनेंस को लेकर रियल टाइम डेटा कस्टमर्स को मिलता रहे। कुछ एक ऐप्स हैं जो बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड जानकारी मिलनी चाहिए जिससे कि कस्टमर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर वो अपने यात्रा को प्लान भी उसी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हाईवे के ऊपर आप निकल कर जा रहे हैं, वहां अचानक आपको हाईवे छोड़ के नीचे गांव के अंदर जाके बिजली चार्ज करना पड़ेगा, न सिर्फ आपको देरी होगी बल्कि कई बार बहुत से ड्राइवर्स या कम्यूटर्स को वो असुरक्षा की भावना भी दे सकता है। तो इस तरह की चीजों में हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल अवेलेबिलिटी और चार्जिंग पॉइंट से अलग या ऊपर जाके उसके मेंटेनेंस और उसके डे टू डे रनिंग के ऊपर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम करना चाहिए, जिससे ईवीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट बताया यहाँ पे कि जो लोग खरीदते हैं ईवी, वो भले ही दिल्ली शहर में, दिल्ली एनसीआर में चला रहे हो, लेकिन खरीदते वक्त मन में ये होता है गर्मी छुट्टी में वहाँ पे जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड में यहाँ पे जाएंगे, कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस जा रहे होंगे, तब वहाँ पे कैसे करेंगे, हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट कहाँ से मिलेगा। हालांकि कुछ हद तक हाईवे पे कहीं कहीं मैं अब देखने लगा हूँ कि बड़े बड़े ढाबे या ऐसे किसी जगहों पे चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। अमित भट्ट साहब, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? मान लिया दिल्ली सरकार ने तो अपना ईवी चार्जिंग के लिए कह दिया कि हम 32,000 चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, हम इस पर खर्च भी करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले तो सिर्फ दिल्ली में रहते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल, और इसको समझने की थोड़ा सा हमको इस बात की जरूरत है कि चीजें काफी बदल गई। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास है, मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ, 1200 किलोमीटर की ट्रिप कर चुका हूँ। 4 साल पहले जो सिचुएशन थी आज वो नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरा, हमको ये समझना है कि अनलाइक पेट्रोल, डीजल या सीएनजी व्हीकल, जब आपको हर बार पेट्रोल पंप या डीजल या सीएनजी स्टेशन जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको हर बार पब्लिक चार्जिंग ले जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखें, यूएस का डेटा देखें या इंडिया का भी डेटा देखें, 85 से 90% चार्जिंग घर पे होती है। तो सवाल ये है कि हम घर की चार्जिंग कैसे एनेबल करें, और इसमें हमको सबक लेना है उन देशों से जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या नए व्हीकल में 95-96% हो गई। जैसे नॉर्वे, तो नॉर्वे में आज 97% न्यू कार जो बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक बिकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत सिंपल प्रोविजन लाया, और जो आई थिंक दिल्ली ईवी पॉलिसी को बहुत खास तौर पे सोचना चाहिए, इज द राइट टू चार्ज। तो राइट टू चार्ज ये कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपका आरडब्ल्यू, आपकी हाउसिंग सोसाइटी आपको एनओसी देने से मना नहीं कर सकती है। मैं खुद पिछले 4 साल से अपनी सोसाइटी से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि अपने पार्किंग में चार्जिंग लगवा लूं, बट वो एनओसी नहीं मिल रही है, बिकॉज उनका कहना है कि ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको अलाउ करें। तो आई थिंक राइट टू चार्ज हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चार्ज करना है, और अपने ऑफिस में या अपने घर पे आपको एक 15 एम्पियर का प्लग ले लीजिए, 3.5 किलोवाट चार्जर या 7.2 किलोवाट चार्जर, एसी चार्जर, आपकी प्रॉब्लम 95-96% सॉल्व हो गई। सवाल है कि जो 1-2 ट्रिप मैं करूंगा, चाहे वो चंडीगढ़ जाना है, जयपुर जाना है, अगर आप देखें तो बहुत सारे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वहां यूटिलाइजेशन 3%, 4%, 5% का है। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अब डिमांड नहीं है। सो इट्स अ चिकन एंड एग स्टोरी। तो जब डिमांड बढ़ेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और जब आप मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेट करेंगे सेल करने के लिए, तो वो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बिकॉज उनकी भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना। और ये हमने देखा है ग्लोबली, जब ओईएम्स को आप मैंडेट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये जो है कि जहाँ पे ग्रुप हाउसिंग है, अपार्टमेंट है, वहाँ पे दिक्कत तो नहीं चाहिए। वहाँ तो ऐसा कोई कानून में कोई बाधा होनी चाहिए, फिर कानून उस हिसाब से बनाइए कि वहाँ पे कॉमन चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। ठीक है, आप कोई स्पेसिफिक प्लग लेकर के, सॉकेट लेकर के आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन किसी का घर अगर 25वीं मंजिल पर है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको कर पाना है यहाँ पे। ये इसके लिए मुझे लगता है कि दूसरे लेवल पे पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अभिजीत सिन्हा साहब। बिल्कुल, शहर के अंदर जो भी नॉर्मल पॉइंट्स हैं आपके रख रखाव और रहने, जाने, खाने पीने, सिनेमा देखने, शॉपिंग करने, हॉस्पिटल जाने, किसी कार्यालय जाने, इन सब को मिलाकर जो भी एक
यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। जितना आसान आपके लिए एक किराए पर घर लेना होता है, उतना आसान आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एक अग्रीमेंट साइन करना और फटाफट चार्जिंग पॉइंट लगाना होना चाहिए, किया जाना चाहिए। लेकिन मैं खासकर हाईवे के ऊपर जो हमारे मित्र हैं क्रांति जी ने उनकी बात कही, उसमें मैं 2 बातें आपको जोड़ना चाहता हूँ कि चार्जर चलते क्यों नहीं है, या जो चार्जर नहीं चल रहे हैं, हाईवे के ऊपर इसकी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है 10% या 5% बैटरी लेकर एक चार्जिंग पॉइंट के पास पहुंचे, और उस वहां पहुंचने के बाद अगर वो चार्जर नहीं चल रहा है, जो कि अमूमन ऐप के ऊपर लाइव दिखा रहा था या सही दिखा रहा था, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं टेस्टिंग के, उनके साथ नेशनल हाईवे और चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स सोसाइटी ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है पीछे के महीने में। और ये टास्क फोर्स ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक चार्जर जो लगाया जा रहा है, वो लगाए जाने से पहले, इससे पहले कि वो लाइव किया जाए ऑन योर एप्लीकेशन, ऑन योर फोन, और वो पैसा लेने के लिए एक यूपीआई के यूनिफाइड स्ट्रक्चर पर आए, उससे पहले उसे कम से कम 30 से 40 दिन का अप टाइम इंश्योर कर दिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें उसका समय दिया जाए। और उसकी एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी होनी चाहिए, जहां उसके अप टाइम को कम से कम 92% मेंटेन करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने से किसी आपात स्थिति में कोई व्यक्ति जाकर किसी चार्जिंग पॉइंट पर बहुत मुसीबत झेल सकता है रात के समय, और इसके लिए टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी था। बहुत सही सुझाव दिया उन्होंने, और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर के स्केल में, जहां दिल्ली की हम ईवी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इस स्केल पर यदि हमारे पास जो वाहन है, बाहर के घुसने वाले बड़े वाहन, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनसे निकलने वाला धुआं और उनकी कंपैरिजन की जाए, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं छोटे वाहनों की अपेक्षा में। आप देश के स्तर पर देखें तो 3% ट्रक अकेले मिलकर करीब करीब 30% से ज्यादा प्रदूषण फैला देते हैं, गिनती में 3%, और प्रदूषण में 50%, 30% के बीच में। सो इस बात का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो सड़कें दिल्ली में घुस रही हैं, वहां ट्रेलर, ट्रैक्टर और एक्सचेंज की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधा, क्योंकि दिल्ली के बराबर जितने स्केल के शहर दुनिया भर में हैं, वो सभी शहर आजकल अपने डीजल फ्रेट को शहर के बाहर रोक देते हैं, और शहर के अंदर वो क्लीन जोन और लो इमिशन जोन बनाने की बात कर रहे हैं, जहां लोग टहल सकें, साइकिलिंग कर सकें, अच्छे फुटपाथ हो, ग्रीनरी हो। तो हमें इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस या ऑटो को इलेक्ट्रिक करके आप दिल्ली से प्रदूषण का निजात पा पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ दिल्ली के लोग रहते नहीं, बाहर के लोग भी आ रहे होते हैं, और बड़ी संख्या में गाड़ियां बाहर से आ रही होती दिल्ली एनसीआर के इलाके से। क्रांति संभव को जोड़ना चाह रहे थे। जी लक्ष्मण, जो अभिजीत जी ने कहा वो तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर इस तरह के लोगों में कॉन्फिडेंस देंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन मैं अमित जी की बात में एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा था। जो पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे हम बहुत सारी ईवी पॉलिसीज देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे ईवी पॉलिसी देख रहे हैं, दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर या आम जनता तक एक संदेश जाए। अब जैसे एक पॉइंट जो अमित जी ने बताया, उसी में दूसरा पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो गुड़गांव में बहुत सारे हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। हमने पिछले साल या इसी साल की शुरुआत में शायद हमने स्टोरी भी की थी कि किस तरह से बिल्डिंग बायलॉज में चेंज करके जो बेसमेंट में है उसको चार्जिंग उसको मना कर रहे हैं। अब इसके ऊपर सरकार को प्रॉपरली सोचना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो भी अर्बन कस्टमर है वो ज्यादातर बेसमेंट में गाड़ी अपनी रखना चाहता है। वहां पे अगर आप चार्जिंग बैन करते हैं तो फिर उससे दो चीजें, एक तो जो ईवी पायनियर्स हैं उनको दिक्कत होगी, वो जिन्होंने एक तरह से रिस्क लेके या एक तरह से दूसरों की ना सुनते हुए फिर भी ईवी खरीदी है डेली अपने कम्यूट के लिए, उनको नुकसान होगा। दूसरी चीज, आप एक संदेश भी दे रहे हैं कि ईवी चार्ज करना अभी भी डेंजरस है। तो ये जो है एक गलत संदेश मुझे लगता है। जब सरकार खुद कह रही है कि हमें ईवी के ऊपर ट्रांजिशन करना चाहिए, तो ये इस मुद्दे के ऊपर मुझे लगता है केंद्र, राज्य, म्युनिसिपल बॉडी, फायर बॉडी, सभी को मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से इसे ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाए, लेकिन कस्टमर्स की सहूलियत का ध्यान रखते हुए। वो बैन करना, मीटर हटाया जाना, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत नहीं है ईवी अडॉप्शन के लिए। तो ये अच्छा पॉइंट है, जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो फिर वो अलग अलग मैसेज जाएगा। लेकिन मेरा सवाल एक था जो आप लोगों ने उठाया भी कि
चार्जिंग वाले कहते हैं कि गाड़ियां नहीं आती, यूटिलाइजेशन नहीं होता है, और गाड़ी वाले कहते हैं चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है। अंकुर बंसल साहब। लक्ष्मण जी, ये जो अमित भट्ट जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि डिमांड बोलती है सप्लाई नहीं है, सप्लाई बोलती है डिमांड नहीं, क्योंकि नंबर भी यही है कि जहाँ पे, हाँ, तो उसको सॉल्व करने का मतलब जो देखा है कि वो पहले कौन हो, पहले डिमांड सॉल्व करें या सप्लाई सॉल्व करें, तो आई थिंक उससे नहीं सॉल्व होगा। दोनों चीजें साथ साथ सॉल्व करनी पड़ेंगी। बट इंडिया के अंदर या बाकी देश के अंदर वही है कि 10 से 20% चार्जिंग जो होती है वो घर से बाहर होती है, 80% घर के अंदर ही होती है। तो वो प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह से इंसेंटिव करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के तरीके हैं उसके अंदर इनोवेशन करनी पड़ेगी, जहां पे कितना टाइम आपका चार्जिंग स्टेशन फंक्शनल है, दैट शुड बिकम अ की फैक्टर when the money is going to the private sector who is managing that infrastructure or whoever the entity is which is managing that. जब तक फाइनेंसिंग को हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे ऑपरेशनल उसके अंदर, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा उससे ये प्रॉब्लम नहीं सोल्व होगी। फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, और इसके अंदर फाइनेंसिंग के अंदर क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, जहाँ पे सिर्फ इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का सिर्फ स्टार्टिंग में ना हो, बट उसको फंक्शनल रखना भी एक रखा जाए। तो एक मेरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो बोल रहे हैं कि दिल्ली के बाहर से बहुत सारे ट्रक्स आते हैं, बड़े व्हीकल आते हैं, उसको कैसे किया जाए। तो अगर आप देखें तो दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई बहुत ज्यादा ट्रक वगैरह या बड़े व्हीकल रजिस्टर नहीं होते। उसके लिए भारत सरकार का एक अलग प्रोग्राम है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक नया सफर नाम से प्रोग्राम है, जिसके अंदर 9,500 करोड़ का एक प्रोविजन है, जिसके अंदर आइडिया यही है बसेस और ट्रक्स को कैसे डीजल से क्लीनर फ्यूल के अंदर वो करे। तो वो मेरे को लगता है कि वो विश लिस्ट ठीक है, बट उसके अंदर दिल्ली सरकार लिमिटेड ही कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ लार्जर व्हीकल इज लिमिटेड इन दिल्ली, दैट इज जनरली इन यूपी और हरियाणा। तो उसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, और ये एक अच्छा वो है कि जहाँ पे एक राज्य की पॉलिसी ऑग्यूमेंट करती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को। तो इंटेंट तो सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन से ही पता चलेगा कि कितना अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है, कि हमको पूरा बेनिफिट जो है व्हीकल पोल्यूशन का फ्रॉम द टू व्हीलर विच इज द फोकस इन दिल्ली पॉलिसी एंड द लार्जर व्हीकल विच इज द फोकस ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो उसके अंदर हमको अच्छा लेवरेज मिल सकता है एयर पोल्यूशन के लिए, और बाकी जो क्लाइमेटिक एडवांटेजेस हैं एक क्लीनर फ्यूल पे वो आई थिंक देखने वाला वो होगा अगले 2-3 साल। बिल्कुल, बंसल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा। अमित भट्ट साहब, इस पे आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी राय क्या है कि सिर्फ आप चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए आपको इंसेंटिव नहीं देंगे हम, आप चार्जिंग स्टेशन को कब तक एक्टिवेट करके रखते हैं, जो अप टाइम हम लोग कहते हैं, जो मैंने कहा भी कि यूके में 99% है, कैलिफोर्निया जैसे जगह पे 97% है। आपको इतना रखना होगा, कम रखेंगे तो पेनलाइज करेंगे, और उसको बरकरार रखते हैं तो फिर आपको जो है हम आपको इंसेंटिव कर देंगे। अंकुर बंसल आप कुछ बोलना ऐड करना चाह रहे थे? सॉरी, सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलूंगा अमित भट्ट जी बोलते हैं उससे पहले, कि हमको इसको ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरह देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी, बड़ी टेक्नोलॉजी का जब अग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर आप कुछ परचेज करते हैं स्टार्टिंग में, बट अप टाइम भी कैप्चर होता है। कि अप टाइम अगर वो नहीं मीट होता है तो जो वेंडर है उसके ऊपर पेनल्टी होती है, वो होती है। तो शायद जो हमारा माइंडसेट है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो हमको ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह नहीं देखना, हमको उसको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की माइंडसेट से अगर गवर्नमेंट को प्रोक्योर करेगी, तो मेरे को लगता है ये जो सोल्यूशन है, जो आपने डेटा बताया 84% इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं है, और जो अमित जी ने बताया कि वो चिकन एंड एग सिचुएशन, वो हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये काफी नॉन एक कॉन्ट्रैक्टिंग होती है परचेजर और सेलर के बीच में, जहाँ पे अप टाइम इज अ बिगर मेट्रिक। तो ये ऐड करना था बिफोर अमित जी sort of gives his। बिल्कुल। इस अमित भट्ट साहब, इस पे कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट को एक्टिवेट रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, उसको इंसेंटिवाइज किया जाए तो वो शायद कंपनियों को ज़्यादा प्रेरित करेंगी। और एक हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे, उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड पार्किंग बहुत जगह होती है, अंडरग्राउंड पार्किंग में ऐसे चार्जिंग पॉइंट लगाना सेफ नहीं माना जाता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। नहीं, तो मैं आपकी दूसरी बात को पहले बताना चाहूंगा। अंडरग्राउंड पार्किंग में सेफ नहीं लगाना चाह रहा, ये सेफ नहीं है, ये कौन कहता है?
अगर आप फायर इंसिडेंट्स देखेंगे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा फायर होती है। उसको तो हम अलाउ करते हैं कि आप 2 बेसमेंट 3 बेसमेंट में लगा लो। तो थोड़ा सा हमको समझना, रैशनल तरीके से देखना है। देखिए फायर, आप नॉर्वे देखिए, नॉर्वे जो राइट टू चार्ज बोलता है वो कहता है सिर्फ 3 चीज अगर आपकी सोसाइटी में है, आप अपने सेकंड या थर्ड बेसमेंट में भी पार्क कर लीजिए और चार्जिंग लगा लीजिए। पहला वो कहते हैं कि बेसमेंट में चार्जिंग सिर्फ एसी होनी चाहिए। तो 3.5, 7.2, 11, 22 किलोवाट की एसी चार्जिंग आप कर सकते हैं। सेकंड वो कहते हैं कि एडिक्वेट फायर रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, कि चाहे आपका स्प्रिंकलर हो, चाहे आपके पास जो भी एक्टिविटी इनकेस कोई इंसिडेंट होता है। और तीसरा वो कहते हैं कि सोसाइटी के पास डायनामिक लोड मैनेजमेंट होना चाहिए। तो हम ऐसे क्राइटेरिया बना सकते हैं जो अलाउ करे, बिकॉज देखिए डेटा कोई सपोर्ट नहीं करता इस क्लेम को कि आप बेसमेंट में चार्जिंग नहीं कर सकते। अरे बेसमेंट में अगर आप गाड़ी पार्क करते हो, चार्जिंग आप थोड़ी ना कहीं और करने जाएंगे। तो वो हमको समझना है। तो एक बात ये, दूसरा चार्जिंग को हमको समझना पड़ेगा। जब देखिए शुरू की जितनी चार्जिंग बनी है और अभी भी काफी चार्जिंग जो बन रही है वो मूलतः वहां बन रही है जहां लैंड अवेलेबल है। हमको चार्जिंग वहां बनानी है जहां डिमांड है चार्जिंग की। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आप दिल्ली जयपुर का जो नया हाईवे बना, अगर वहां पे आप जाएं, क्योंकि मैं तो अक्सर जाता हूँ, 2 महीने पहले जब मैं गया था तो उस सेक्शन के बीच में खाली एक चार्जर है मिड पॉइंट पे। 2 महीने पहले जब गया था मैं उस कतार में 8वां नंबर था मेरा, यानी मुझसे पहले 7 गाड़ियां और चार्ज होंगी, और अगर आधा घंटा भी वो चार्ज होती है तो मेरा 4 घंटे बाद नंबर आएगा। अब सवाल ये है कि उस हाईवे पे कम से कम 15 से 20 वे साइड एमिनिटीज हैं। क्या हम हर वे साइड एमिनिटीज को चार्जिंग नहीं बना सकते? और अगर हम बना सकते हैं तो एक कस्टमर को एश्योरेंस मिल जाएगा कि अगर एक चार्जर नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा। तो हमको एक हाईवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, और हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग वहां बनानी पड़ेगी जहां पे जरूरत है, ना कि जहां जमीन अवेलेबल है। लेकिन समस्या मेरी ये है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, हाईवे किनारे तो आपको मिल जाएगा, ऐसे इटरी पॉइंट पे मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ पे इतना कंजेशन होता है, यहाँ पे हर जगह पे आप चार्जिंग पॉइंट बनाने जाएंगे तो ये कई सारी रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अभिजीत सिन्हा साहब, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? दिल्ली में बहुत जगह है जहाँ पे जगह नहीं मिलती प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि बनाना है तो अपने हिसाब से कहीं बना देते हैं, जरूरत कहीं और है। जी बिल्कुल, अमित जी ने शुरू में ही बता दिया आपको कि 85% के आसपास जो चार्जिंग है वो होम चार्जिंग है। अमूमन लोग घर पे चार्ज करते हैं। अपॉर्चुनिटी चार्जिंग जो आप घर से बाहर निकलने के बाद करते हैं वो 10-15% के आसपास है, ऐसा एक एवरेज डेटा माना जा सकता है। इसमें बाहर जो लोग चार्जिंग लगा रहे हैं उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर चार्जर का, फिर उसको अप टाइम को मेंटेन करना। जैसे जैसे कानून सख्त होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मेंटेनेंस में भी पैसा लगने लगेगा। तो ऐसे में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए शहरों के अंदर चार्जिंग को बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाना बहुत दिनों तक अमूमन संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन शहर के बाहर जब आप निकलते हैं, जहाँ आपके पास जो उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया कि वहां और लंबी लाइन है और चार्जर कम है, वहां डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वहां पर चार्जर लगाना और वहां चार्जर को मेंटेन करना ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। सो आने वाले समय में अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शहर के भीतर चार्जर लगाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हाईवे के ऊपर चार्जर लगाना होगा। लेकिन जब आप हाईवे के ऊपर चार्जर लगाने के पीछे के 10 साल का प्रक्रम देखते हैं, जिसमें बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चार्जर लगाने का मौका दिया गया, प्राइवेट एंटिटीज ने चार्जर लगाया, लेकिन आज जब वो चार्जर काम नहीं करते हैं तो उसके पीछे की चैलेंज को थोड़ा मैं आपको आधे मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। एक चार्जर जो किसी भी फ्लक्चुएशन की वजह से फ्लैप करके बंद हो जाता है, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने की कैपेबिलिटी चार्जर के रिमोट सेंसिंग में नहीं होती है। बहुत सारे चार्जर टेक्निकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने कैपेबल नहीं होते हैं जो अपने आप को रीस्टार्ट, रीस्ट्रक्चर और फ्लक्चुएशन के साथ मैनेज कर सके। सो एक चार्जर किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी ने स्टॉप बटन दबा दिया, उसकी रीजन से बंद हो गया, तो वो दोबारा स्टार्ट करने के लिए वहां खड़ा जो गार्ड है वो कैपेबल नहीं है टेक्निकली। सो छोटे छोटे ईडरी पे, ज्वाइंट्स पे 4 चार्जर, 2 चार्जर, 1 चार्जर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में लगा देना, ये अमूमन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है हाईवे चार्जिंग के लिए, जहां आपको लॉजिस्टिक व्हीकल हैं, जहां ट्रक्स हैं, जहां आप बस की बात कर रहे हैं, जहां आप कार की बात कर रहे हैं।
तो जो संभव उपाय निकाला जा सकता था अन्य अन्य मंत्रालयों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ, वो ये निकाला गया कि जितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप होते हैं, उतने बड़े चार्जिंग स्टेशन 5 से 6 एकड़ के बराबर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं और इन स्टेशंस पे जिन लोगों को चार्जिंग करने का और चार्जिंग बिजनेस करने का मौका दिया जाना है, उनको फोकस किया जाए कि आप चार्जिंग की अप टाइम के ऊपर फोकस करो। फिलहाल में जो कम्युनिटी है, जो जिनको सीपीओस कहते हैं, उनको जमीन लेनी पड़ती है हाईवे पे, जो कि अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। फिर उनको उतने किलोवाट का केबल कनेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद उनको उसकी सेफ्टी, एंट्री, एग्जिट, सर्विस रोड, इन सब का इंतजाम देखना पड़ता है। तो नेशनल हाईवे ईवी में भारत सरकार का मैक्सिमम जो वो उद्देश्य है वो यही है कि हर 50 किलोमीटर के बाद 5 एकड़ का एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन हो, जिसपे 36 से 40 चार्जर एक साथ हों और उस पर 10 से 12 व्यक्तियों की जो ट्रेन्ड स्टाफ हैं, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर्स, उनकी एक फ्लीट हो, उनकी एक ग्रुप हो, जो उनके 92% अप टाइम को मेंटेन करे। और कोई भी चार्जर खराब होता है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए और 1-आधे घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं दिया जाए। मुझे लगता है देश उस स्थिति में पहुंच गया है जहां आपको फ्रेट, लॉजिस्टिक, कंटेनर्स और बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसों को अब वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। अन्यथा ऐसे कहीं ऐप नहीं काम कर रहा, कहीं रिवेटिंग है, इस पे आप बड़ा डिकार्बोनाइजेशन का एडॉप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा चार्जिंग स्टेशन से और आगे की सोच रहा हूँ। चार्जिंग स्टेशन तो ठीक है, हम आप गाड़ी चलाते हैं, ले जाके घर पे रख लेंगे, शाम में घर पे चार्ज कर लेंगे, या फिर ट्रक वाले दूर से आ रहे हैं, 2-4 घंटा आराम करना, रात में कहीं ढाबे पे सोना, वहाँ पे चार्ज कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ, खासतौर दिल्ली की बात करें, 3 व्हीलर जो पैसेंजर 3 व्हीलर होते हैं, या फिर छोटे छोटे ट्रक जिसको इंसेंटिव दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, ये सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है कि शिफ्टों में काम करते हैं। एक शिफ्ट ड्राइवर दिन में काम किया, फिर वही गाड़ी चल रहा है, दूसरा शिफ्ट में ड्राइवर आ रहा है, तो उसको चार्जिंग करने तक का समय नहीं होता है। तो बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प होता है, लेकिन वो भी बहुत कारगर अब तक हुआ नहीं। क्रांति संभव जी, ये कितना बड़ा कंसर्न है? बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल कंसर्न है और स्पेशली हम कम्यूटर सेगमेंट से कमर्शियल सेगमेंट को इसलिए अलग करके यहाँ पर देखेंगे, जो इनके लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर रहता है। क्योंकि हम हो सकता है कि अपने, जैसे अमित जी ने बताया, मान लीजिए अगर मजबूरी है तो हम 7वें नंबर पर वेट करके भी हम वेट कर लेंगे और चार्जिंग के लिए इंतजार कर लेंगे। लेकिन अगर जिसका धंधा ही यही है, जिसका पूरा काम ही, नौकरी यही है, उनके लिए जो स्कूटर का अप टाइम है वही उनके लिए दिहाड़ी है, तो फिर ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है। ये हम इसमें एक चीज जो थ्रू आउट हर ईवी से जुड़े पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूँ लक्ष्मण जी, कि जो उपाय हुए हैं उसमें बहुत सारे बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सेक्टर से होने वाले उपाय मैंने देखे हैं। जहां पर 1-2 घर ऐसे मैंने देखे जहां पर जो वो होता है जिसके ऊपर केस वेस विवादित जिसको कहते हैं, वो एम्प्टी लॉट पड़ा हुआ है, तो वहां सारे ई रिक्शा वाले लगे हुए हैं, एक ही पॉइंट है, वहां पर सभी लोग अपने जाकर चार्ज कर रहे हैं और इस तरह से वो चार्जिंग का एक उन्होंने नेटवर्क बना रखा है। तो यहाँ पे अगर हम उन रिक्शा वालों की बात करें या उन ऑटो वालों की बात करें जहां पर उनका रनिंग ही उनके लिए कमाई का जरिया है, तो वहां पर वेट जितना करेंगे वो उनके लिए बहुत बड़े नुकसान की वजह है। 2 व्हीलर्स में भी हमने देखा कि बैटरी स्वैपिंग की बात है, लेकिन वहां पे भी जिस तरीके से फ्लेक्सिबल और जिस तरह से स्पीडी चेंज होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को जरूर काम करना चाहिए। बेसिकली अभी अच्छा मुद्दा आपने कहा, और इसमें दरअसल 2 चीज़ें और मुझे लग रही है पूरी ईवी पॉलिसी में। एक, हाइब्रिड गाड़ियों को क्यों पीछे इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जब ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी तो हाइब्रिड गाड़ियां इसमें शामिल थी, लेकिन अब हटा दिया गया। क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की गाड़ियों से सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम, इसमें हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। इस वजह से हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री भी इस तरह से अच्छी खासी हो भी रही है, उसको क्यों बाहर किया गया। और दूसरा एक सवाल, और चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कई सारे दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल हमारे पास भेजा गया, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू में प्राइस उसकी बहुत महंगी होती है, तो जो फ्यूल में बचत कर रहा होता है कंज्यूमर, वो उस गाड़ी के इनिशियल अमाउंट में पैसा दे चुका होता है, तो ले दे के बराबर उसको पड़ता है जब कॉस्ट एनालिसिस करता है। हमारे कस्टमर तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, तो ये इसको कैसे दूर कर सकते हैं? दोनों सवाल लेकर के आऊँगा आप सभी मेहमानों के पास। छोटा सा ब्रेक है, का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटते हैं जल्द, तो इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी की घोषणा की गई है, नई ईवी पॉलिसी जो 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, वाकई कितना गेम चेंजर है। अमित भट्ट साहब, पहला सवाल कि इसमें हाइब्रिड गाड़ियों को बाहर रखने के पीछे क्या रैशनल हो सकता है? ये बहुत सिंपल रैशनल है और मैं दिल्ली सरकार का स्वागत करूंगा इसके लिए कि हाइब्रिड व्हीकल जो हमारे यहाँ बिकते हैं ये इलेक्ट्रिक नहीं है, दे आर जस्ट इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हीकल, एफिशिएंट आइस व्हीकल है। देखिए, 2 तरह के हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक के इक्विवेलेंट मानते हैं। एक होता है प्लग इन हाइब्रिड, दूसरा होता है रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड। दोनों में आपको चार्जिंग करनी पड़ती है व्हीकल को। हमारे यहाँ जो बिकते हैं वो पेट्रोल हाइब्रिड होते हैं और इसमें जो बैटरी होती है वो 2 व्हीलर से भी छोटी बैटरी होती है। तो कल को आप किसी भी इंटरनल कंबस्टन इंजन में एक छोटी सी बैटरी चिपका दें और बोलें कि ये इलेक्ट्रिक है, तो वो तो गलत है और कोई और देश इसको इलेक्ट्रिक नहीं मानता, हम भी उसको नहीं मान रहे। तो आई थिंक एक ही अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हमको ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक में करना है तो हमको कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आई थिंक जो शुरू के ड्राफ्ट में एक इंसेंटिव की बात की गई थी 50% रिडक्शन की, उसको हटाने की बात कही गई है। आई थिंक एक वेलकम स्टेप है। ये पूरा फोकस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर और दिल्ली को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां हम वो व्हीकल, वो टेक्नोलॉजी प्रमोट करें जिसमें टेल पाइप एमिशन 0 हो। तो इलेक्ट्रिक हो या और कोई टेक्नोलॉजी कल को आएगी, हम उसको प्रमोट करें, बट इंटरनल कंबस्टन इंजन को हमको नहीं प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जो चुनौतियां यहाँ पे आ रही हैं 100% ईवी गाड़ियों में, ये सही है कि दुनिया में कोई ईवी नहीं मानता हाइब्रिड गाड़ियों को, लेकिन जो चुनौतियां भारत में देखी जा रही हैं, क्योंकि लोग ऐसी जगह पे कमिट करते हैं जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, एक जगह चार्जिंग स्टेशन है, तो ट्रांजिशन फेज के लिए हम हाइब्रिड गाड़ियों को क्यों नहीं तवज्जो दे सकते हैं? क्रांति संभव जी। तो इसी तरीके से देखा भी जा रहा है। जो अमित जी ने बात कही वो एक हद तक ही मैं सहमत हूँ और जब भी मेरी अमित जी के साथ बात होती है इस पर हम दोनों ही असहमत होते हैं कि आइस व्हीकल्स को और हाइब्रिड्स को यहाँ एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन की तरह कस्टमर्स तो एटलीस्ट देख रहे हैं। अगर आप देखें कि डीजल, स्पेशली जब नंबर 1 कार कंपनी ने अपनी डीजल को BS6 के लिए नहीं तैयार किया और डीजल मार्केट से मारुति बिल्कुल हट गई, तो वहां पे एक बहुत बड़ा वॉइड हुआ, क्योंकि डीजल जो है वो एक काफी एफिशिएंट इंजन होता है और लोगों को हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ियां चाहिए थी। हाइब्रिड जो आजकल उनको मिल रहा है उसमें उनकी दोनों चुनौतियां या दोनों जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। एक तो ये कि वो रेंज ज्यादा दे रही है, या जो पेट्रोल में जो फ्यूल एफिशिएंसी कम थी वो डीजल की तरह थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है। दूसरा ये कि जो ईवीज में जो चैलेंज है, चार्जिंग की समस्या या अगर कहीं रेंज खत्म हो जाएगा वो एंजाइटी, तो उन दोनों से बीच का जो एक रास्ता, दोनों के लिए सॉल्यूशन एक बीच का वो दे रही है, एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन अगर हाइब्रिड की हम देखें तो वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। जैसा अमित जी ने कहा कि वो वाकई कई हाइब्रिड ऐसी हैं जिसमें जनरली जो इंजन है वो टायर तक पावर पहुंचाता नहीं है, वो बैटरी के जरिए पहुंचाता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है और कई बार वो महंगी भी होती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा उनकी बिक्री उतनी नहीं हो रही जितनी कि शायद कंपनियां चाहती। लेकिन आज की डेट में कस्टमर के हिसाब से देखें तो हाइब्रिड की तरफ वो इस वजह से भी जा रहे हैं, इस वजह से भी उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि दोनों के बीच में, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच में एक अच्छा विकल्प उनके लिए वो साबित होती नजर आ रही है। दरअसल ईवी का जो डर है वो डर हाइब्रिड खत्म कर रहा होता है। इस वजह से लोग वहां पे जाते हैं कि चलिए एक दूसरा ऑप्शन रहेगा, बीच में बैटरी बैठ गई तो हमारे पास पेट्रोल एक वर्जन रहेगा। अंकुर बंसल साहब इसमें कुछ ऐड करेंगे, फिर अभिजीत सर आपके पास आऊंगा। मैं आई थिंक मेरा व्यू तो जो अमित जी ने बोला उससे एग्री करता है कि सरकार को सब्सिडी किसी ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी को नहीं, तो अगर व्यू ये है कि हमको क्लीन फ्यूल पे ही अल्टीमेटली ट्रांजिशन करना है तो और गवर्नमेंट का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो मेरा व्यू है कि उसको जो मतलब ICT जिसको बोलते हैं उसके अंदर नहीं देना चाहिए, क्लीन फ्यूल को देना चाहिए जो कि पूरा ट्रांजिशनल है। जब भी ट्रांजिशन होगा तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने समय लगेगा, वो करेगा, बट क्योंकि अगर ये नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंसिंग टूल नहीं है, इस वजह से हम एक चीज को ले आए और एक दोबारे वेट करें, तो रादर मैं तो बोलता हूं कि दिल्ली सरकार का ये मतलब अच्छा पहल है कि उन्होंने ड्राफ्ट से उसको हटाया है, हाइब्रिड को हटाया और बिल्कुल क्लीन फ्यूल की तरफ ये जाया है। तो आई थिंक वो
होगी प्रॉब्लम, बट मेरे लिए वो सही स्टेप ठीक है है। और सेक्टर पे। ठीक है। अभिजीत जी, आप किन की तरफ हैं? मैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की तरफ हूं जो इन सभी चेंजिंग ऑफ फ्यूल, आज हाइड्रोजन की बात, आज हम लोग हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, फिर हम साथ साथ एथेनॉल की भी बात कर रहे हैं, कुछ समय में हाइड्रोजन और दूसरे फ्यूल्स की भी बात करेंगे। चूंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चेंज ऑफ फ्यूल है उनको डिस्पेंस करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए और उनको क्लीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियों में डालने के लिए जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था में इंतजामात होने चाहिए वो कहीं कहीं कम होते हैं। और इनको ठीक करने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए जो बेस्ट है, जिसमें सबसे कम फ्यूल या सबसे कम इमिशन होता है, वो द बेस्ट मैन शुड ऑलवेज विन। एंड ये आज की बात नहीं है कि अभी हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो वहां खत्म हो जाएगी, इसके बाद हाइड्रोजन का भी जनरेशन आना बाकी है। तो मुझे लगता है ये चेंजेस होते रहेंगे। फिलहाल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां हाइब्रिड से बेहतरीन मानी जा सकती हैं क्योंकि उनमें जीरो इमिशन होता है और हाइब्रिड में फिर भी थोड़ा बहुत इमिशन रह जाता है। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ जिसमें हमारे टू व्हीलर, और ये आपके दर्शकों के लिए काफी जरूरी है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर की चार्जिंग को लेकर हमने जो पीछे बात की थी, उसमें थ्री व्हीलर की चार्जिंग दिल्ली शहर के अंदर में उनको रोक कर और एक जगह जमा करके चार्ज करना, इसके जितने टेक्निकल चैलेंजेस नहीं हैं, उससे ज्यादा लॉजिस्टिकल एंड फिजिकल मूवमेंट चैलेंजेस होंगे। मेरी ये उम्मीद और गुजारिश है कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करने वाली, वो स्वैपिंग को, क्लीन स्वैपिंग को और क्लीन स्वैपिंग स्टेशंस को बढ़ावा दें ताकि थ्री व्हीलर कहीं जमा होकर चार्जिंग ना करें। पहले से वो सड़क पर जमा होते हैं, उससे काफी अव्यवस्था होती है, फिर वो कहीं एक साथ जमा होकर चार्जिंग करने लगेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम आज इस बार नेशनल हाईवे में ट्रक के ऊपर बैटरी स्वैपिंग का ट्रायल कर रहे हैं। अभी हम सितंबर में शुरू करेंगे। तो जब ट्रक में बैटरी स्वैपिंग की जा सकती है तो थ्री व्हीलर में बैटरी स्वैपिंग क्यों नहीं की जा सकती है? बहुत आराम से की जा सकती है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल, जब ट्रक में कर सकते हैं तो थ्री व्हीलर में क्यों नहीं कर सकते? ये आपने अच्छा पॉइंट किया, लेकिन जब ट्रक में आप करेंगे तो लोगों को एक मिसाल के तौर पर दिखेगा तो शायद वो भी चीज़ें आगे बढ़कर दिखेंगी। लेकिन समय कम, इसलिए छोटा सा एक कमेंट लेता हूँ आप सभी लोगों से, क्रांति संभव जी आपसे पहले, कि कंज्यूमर जब खरीदने जाता है कोई भी गाड़ी तो सबसे पहले ये नहीं देखता है कि पोल्यूशन इससे कितना कम होगा, वो देखता है कि हमारे पॉकेट पे कितना बोझ पड़ने वाला है, कौन सस्ता पड़ेगा पॉकेट के लिए। तो जब ये कैलकुलेशन करने जाता है वो देखता है कि ईवी गाड़ियां पहले ही बड़ी महंगी हो रही होती हैं और ईवी गाड़ियों पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लिया जाता है और इसके लाइफ साइकिल मान ली जाती है कि इतने साल की है। तो फिर जब कैलकुलेट करता है तो कहता है कि नहीं, ईवी गाड़ियाँ तो जितनी पड़ती है उतना तो ले दे के हमें पेट्रोल की गाड़ियाँ पड़ जाएंगी, डीजल की गाड़ियाँ पड़ जाएंगी। तो इस चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर कहें कि अब इंसेंटिव देने के बाद ये चिंता दूर हो जाएगी? नहीं लक्ष्मण जी, यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगा कि इसमें कुछ एक चीजें मिथ भी हैं। अगर आप अब आज की डेट में देखें, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो पेट्रोल कारों के बराबर की है, क्योंकि एक ही मॉडल में जब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक आपको मिल रहा था तो इस वजह से हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अब जो है कस्टमर्स उससे थोड़ा सा दूर हो जा चुके हैं, उनको समझ में आ चुकी है बात कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो शुरुआत, जो आप ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि उसको रिकवरी कब कितने दिन में हो पाएगी जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, अब वो स्थिति नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों में आप देखेंगे बहुत ही कंपेरेबल प्राइस डिफरेंस है। प्लस बैटरी एज अ सर्विस का जो ऑप्शन है उससे ग्राहकों को ये भी पता चला है कि बैटरी अलग से आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि वो उसकी कीमत कितनी है और ईवी उतनी ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन जहां पर जो दूसरी बात, मैं अगर इस पूरे अडॉप्शन की अगर मैं कहूं तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि पॉलिसी के लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि कस्टमर जो है वो हमें, इंडियन कस्टमर वैसे भी काफी ब्रूटल, काफी रैशनल, काफी समझदार होता है। वो आपके इन्वायरमेंट और बाकी मुद्दों के ऊपर चिंता न करके अपने डे टू डे सस्टेनेंस की बात करता है और पैसे वसूल की बात करता है। वहां पर सरकार को पॉलिसी लेवल के ऊपर जड़ में जाकर इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए, जिसमें मेरा एक मानना यह भी है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर जोर नहीं देंगे तो चाहे आप ईवीज, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कितनी भी सब्सिडी देंगे उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर देखिए बहुत बड़ा तबका है ये ई टू व्हीलर और फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर इस्तेमाल करने के लिए, जो उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वो इंथुजियास्ट नहीं है, उनको धूप में, बारिश में, गर्मी में चलाने में मन नहीं लगता है।
लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो अगर आप इस पॉलिसी में अगर आप हम दिल्ली की आबो हवा साफ करने की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए कि भाई उन जो भी मजबूरी में चला रहे हैं गाड़ियों को, उनको कैसे वहां से हटाया जाए और बसों में एक सुविधाजनक एसी बस या मिनी बस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुविधाजनक अगर उनको दी जाती है, तो ये मामला बहुत लंबे आराम से सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपने कहा कि एक बड़े पिक्चर पे देखें तो एक उपाय हो सकता है। एक सवाल और है अमित भट्ट साहब और अंकुर बंसल साहब, दोनों लोगों के लिए है कि इतनी सारी ईवी गाड़ियां आ भी जाएंगी तो बहुत सारी बैटरी होंगी जिसकी कि लाइफ होती है, लाइफ के बाद फिर उसके रिसाइकलिंग एक बड़ा चैलेंज कई देशों में, दुनिया कई देशों में ये रहा है। तो इसको लेके अभी के मौजूदा इकोसिस्टम कितना सक्सेसफुल आपको दिख रहा है अमित साहब? देखिए, अभी तो कई सारे जो रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने बनाया है, उनकी प्रॉब्लम है कि उनके पास बैटरी नहीं आ रही है। तो हमारी अलग प्रॉब्लम है कि अभी इतना एडॉप्शन नहीं हुआ है कि शुरुआत ही नहीं हुआ, शुरुआती नहीं हुआ। अभी तो दूसरा, शुरुआती हम हुआ बैटरी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनफैक्ट बैटरी बहुत ज्यादा डिलीवर कर रही है कंपेयर टू मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रही है, उनकी बैटरी भी चल रही है। तो आई थिंक हमारे पास जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी आई है, जिसमें हम ओईएम्स को मैंडेट कर रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। दूसरा, आई थिंक जो नई बैटरी आ रही है उनकी साइकिल लाइफ बहुत ज्यादा है, तो दूसरा ये। और तीसरा, आई थिंक रिसाइकलिंग ग्लोबल एग्जांपल बताता है कि हम 95 से 98% तक मटेरियल रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अगर हम रिसाइकिल कर लेंगे तो 95 से 98% तक हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। ये आपने इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। अंकुर बंसल साहब, समय कम है 30 सेकंड। तो मैं कहूंगा जो आज प्रॉब्लम नहीं है उसको नहीं सॉल्व करना चाहिए, तो वो शायद 2030 के बाद जो पॉलिसी आएगी उसमें हमको, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं उस स्टेज से। अभी तो फोकस होना चाहिए एडॉप्शन कैसे ईवी का करते हैं, और जब उसका टाइम आएगा तो जब उसको सॉल्व करें, नहीं तो वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा और हम पॉलिसी को इतना बड़ा बना देंगे कि वो कभी इम्प्लीमेंट। तो अभी जो पॉलिसी है डायरेक्शनली सही है। 2-3 बिंदु तो मैंने बताए थे कि 3 व्हीलर्स को कैसे इंसेंटिव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे किया जाए, क्रेडिट को कैसे अनेबल किया जाए ताकि एक ऑनगोइंग बेसिस के अंदर भी सबवेंशन मिल सके, वो मिल सके। ये वाली छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पॉलिसी जैसे इम्प्लीमेंट वो सरकार एडेंडम लाके चेंजेस लाके कर सकती है। बट मेरा ये है कि जो भी पॉलिसी है उसको रहने दे, बहुत ज्यादा बड़ी बना देंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाएगा उस चीज का। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जब समस्या आएगी तब देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी कह भी रहे थे भट्ट साहब की, बहुत एडवांस बैटरी आ रही है जो छोटी छोटी होते हैं, रिसाइकिल आसानी से आती हैं और उसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस शो देखने के बाद अगर हमारे दर्शक में से कोई ईवी लेना चाहते हैं तो उनको बता दें कि आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है तो स्क्रैपेज इंसेंटिव भी सरकार ने दिया है। 4 व्हीलर लाएंगे तो 1 लाख रुपए तक, 2 व्हीलर लाएंगे तो 10,000 रुपये तक इंसेंटिव आपको दिया जाए। तो ये भी एक प्रावधान है जिसका फायदा उठा सकते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।